हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी PCS 2020 टेस्ट सीरीज, और ये DEI IAS की टेस्ट सीरीज है। इसके साथ साथ हम लोग दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमने टेस्ट नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। ये टेस्ट नंबर 3 है। ये इकोनॉमी का टेस्ट है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। और जिसने भी ये पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ताकि क्वेश्चनों की इंटरकनेक्टिविटी बन सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। किसी देश के भुगतान संतुलन की अनुकूलता या प्रतिकूलता निर्भर करती है। तो ये क्या चालू खाते पे निर्भर करती है, पूंजी खाते पे, चालू खाते तथा पूंजी खाते के योग पे। ऑप्शन डी है व्यापार संतुलन पर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, चालू खाते पे निर्भर करती है। चालू खाता का मतलब होता है कि जो भुगतान संतुलन होता है, इसमें दो प्रकार के खाते होते हैं। एक होता है चालू खाता और एक होता है कैपिटल, मतलब पूंजी खाता। और चालू खाते की बात करें, जो मतलब चालू खाते की प्राप्तियां और देयताओं का जो योग होता है, उसी को चालू खाता कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन हेतु उत्तरदायी है। तो क्या केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, या स्थानीय सरकार है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। एक और दो दोनों सही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन हेतु उत्तरदायी है। केंद्र सरकार का क्या काम होता है कि इसमें अनाजों की खरीद करती है तथा भंडारण की व्यवस्था करती है। ये FCI भंडारण की जो व्यवस्था होती है, वो FCI के अंतर्गत करती है। लेकिन राज्य सरकारों का काम क्या होता है कि गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को की पहचान करना, उनका राशन कार्ड जो है इशू करना, और उसके बाद अनाजों का आवंटन करना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो पीली क्रांति अंडा से संबंधित है, क्या सुनहरी क्रांति तिलहन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। केवल 3 इसका सुमेलित है, क्योंकि जो भूरी क्रांति है ये उर्वरक से संबंधित है, लेकिन तिलहन पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है ये फलों से संबंधित होती है, और अंडा जो है सिल्वर क्रांति से संबंधित होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से उत्तर बताएं। तो कथन ए में दिया गया है कि मुद्रा का अवमूल्यन घाटे की संतुलन को सही कर सकता है। तो क्या यह सही है, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कमी कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। तो ये क्या सही है, तो ये कारण सही है, और कारण और कथन की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए सही है। कारण ये क्या, जब मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, जब करेंसी का अवमूल्यन हो जाता है तो ट्रेड जो है बढ़ता है, विदेशी ट्रेड बढ़ता है, तो उससे करेंसी आती है, मतलब विदेशी मुद्रा आती है, जिससे जो है भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, और निर्यात की कीमत भी कम करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ऑप्शन ए भारत की समेकित निधि का है, या फिर भारत का सार्वजनिक खाता है, या फिर ऑप्शन सी है भारत की आकस्मिक निधि है, या फिर प्रधानमंत्री राहत निधि है। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भारत का सार्वजनिक खाता है राष्ट्रीय लघु बचत निधि, ठीक है। और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो क्या ये नगर निगम के लिए है, या ग्राम पंचायत के लिए है, या फिर पंचायत समिति के लिए है, या नगर पालिका के लिए है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, ग्राम पंचायत के लिए है। इसमें इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी, ठीक है। इसमें देश के सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि पर्यटन से आय को सम्मिलित किया जाता है। पर्यटन से जो आय प्राप्त होती है उसे किस में सम्मिलित किया जाता है, ये बताना है।
कि किस में सम्मिलित किया जाता है, तो क्या ये अदृश्य आय होती है या दृश्य आयात होता है, अदृश्य आयात होता है या दृश्य निर्यात होता है, या फिर ऑप्शन सी अदृश्य निर्यात होता है या अदृश्य आयात होता है। तो इनके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये अदृश्य निर्यात होता है। क्योंकि जो पर्यटन से हमें आय प्राप्त होती है वो विदेशी मुद्रा आती है। पर्यटक जो हमारे देश में आते हैं, विभिन्न स्थानों पे घूमते हैं, तो वहाँ गाइड भी उनको चाहिए होता है उसे देखने के लिए। हमारे यहाँ होटल वगैरह लेते हैं और टैक्सी वगैरह, तो सब मतलब वहाँ से विदेश से आते हैं, यहाँ पैसा मतलब खर्च करते हैं अपना घूमने में, फिरने में, देखने में, हर चीज़ों को। तो इसीलिए इसको जो है आदर्श निर्यात में गिना गया है, क्योंकि ये सर्विस के अंतर्गत आता है, ना कि किसी वस्तु या माल के अंतर्गत। और पर्यटन क्षेत्र जो है आर्थिक समृद्धि एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसकी स्थापना 3 मई 2005 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और ये अन्य देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंधों के विस्तार को विकसित करने का संस्थागत संगठन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना हुई है। तो जिला स्तर पे हुई है, राज्य स्तर पे हुई है, राष्ट्रीय स्तर पे हुई है या ब्लॉक स्तर पे हुई है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये जिला स्तर पे हुए है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि समुद्री उत्पाद एवं निर्यात विकास प्राधिकरण एमपेडा की स्थापना हुई थी। तो क्या 1970 में हुई थी, 1972 में हुई थी, 1982 में हुई थी या फिर 1985 में हुई थी। तो इसके बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1972 के अंतर्गत एक एक्ट बनाया गया था, समुद्री उत्पाद एवं निर्यात विकास अधिनियम। ठीक उसी के अंतर्गत इसका की स्थापना की गई थी और यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और इस एमपेडे का मुख्यालय कोच्चि केरल में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व रिजर्व प्रतिस्थापन अनुपात का संबंध है, ये बताना है। तो क्या ये बैंकिंग उद्योग से है या फिर रसायन या उर्वरक उद्योग से है, तेल एवं गैस उद्योग से है या सीमेंट से है उद्योग से है, तो ये बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, तेल एवं गैस उद्योग से है। क्योंकि तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन कंपनी के परिचालन प्रदर्शन को व्यक्त करने हेतु एक माप है ये। ठीक है, रिजर्व प्रतिस्थापन अनुपात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि आयात की गई वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को क्या कहते हैं। तो क्या ये कोर मुद्रास्फीति होती है, ढांचागत मुद्रास्फीति होती है, आयातित मुद्रास्फीति होती है या लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये आयातित मुद्रास्फीति होती है। क्योंकि आयातित मुद्रास्फीति इसलिए होती है क्योंकि जैसे पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में जब वृद्धि हो जाती है तो तेल के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, और जब तेल के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तो ये ट्रांसपोर्ट का साधन होता है, मतलब माल को इधर से उधर ले जाने का, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसीलिए इसे आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्रों में 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये, शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये की गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो ये बताना है। तो क्या ये सचिन सुरेश तेंदुलकर थे या फिर लकड़वारा थे या रंगराजन थे या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, ये रंगराजन द्वारा इसका निर्धारण किया गया था और ये 2011-12 में इसका निर्धारण किया गया था। इसके अंतर्गत 29.5 गरीब जो है गरीबी रेखा के नीचे आते थे। और प्रतिदिन के हिसाब से बात करें तो ग्रामीण में 32 रुपये 40 पैसे प्रतिदिन इसका निर्धारण किया गया था और 46 रुपये 90 पैसे जो शहरी
क्षेत्रों में किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है व्यापार संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है। तो क्या ये वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, भुगतान का हस्तांतरण, उपरोक्त सभी। तो इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, इसमें वस्तुएं होती हैं, क्योंकि जो व्यापार संतुलन होता है इसमें दृश्य मदों को गिना जाता है, ना कि अदृश्य। और ये जो वस्तुएं और माल होता है ये दृश्य वस्तुओं के अंतर्गत आता है, लेकिन जो सेवाएं, भुगतान, हस्तांतरण ये अदृश्य मदों के अंतर्गत आता है, इसीलिए व्यापार संतुलन में इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। तो ये बताना है। तो आय प्रतिस्थापन है, मुद्रा का अवमूल्यन है, आयात कोटा लगाना, या निर्यात पर अधिक कर लगाना। तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि आयात पर जब अधिक कर लगा दिया जाता है तो होता यह है कि हमारी जो आयातित वस्तुएं हैं उनमें कमी आ जाती है। मतलब निर्यात की जो वस्तुएं होती हैं इसमें कमी आ जाती है, जिससे ये घाटा को बढ़ा देती हैं। लेकिन जब उसमें मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, आयात कोटा लागू हो जाता है और आयात प्रतिस्थापन होता है, तो इससे हमारा निर्यात बढ़ता है और उससे विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है, जिससे भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में समर्थन प्राप्त होता है। ठीक है, सक्षम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ये बताना है। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें पहला है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रकृति स्थायी होती है। संस्थागत विदेशी निवेशक व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता की वृद्धि में सहायक हैं, भले ही इनकी प्रकृति अस्थायी है। तो इसके ऑप्शन सी सही है। इसका दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रकृति स्थायी होती है, क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो टेक्नोलॉजी और प्रबंधन लेके आते हैं और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्थायी होते हैं। लेकिन जो संस्थागत होते हैं ये एफ आई आई या एफ डी आई के अंतर्गत आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जब उसमें लाभ प्राप्त हो जाता है तो वो लोग अपना पैसा निकाल कर, अगर दूसरे देश में उनसे ज़्यादा उनको रिटर्न मिल रहा है तो वहाँ जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये अस्थायी प्रकृति का होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि सरकार के निम्नलिखित किन कदमों से मंदी के दौर से गुजरती अर्थव्यवस्था को लाभ हो सकता है। तो ये बताना है। तो सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि, करों में कमी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में जब ढांचागत जो है बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है, जिससे लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है तो वो लोग वस्तुओं की डिमांड करते हैं, तो कंपनियां उस वस्तुओं को बनाने के लिए उत्पादन करती हैं, तो उनके लिए भी रोज़गार की आवश्यकता होती है। इससे ये साइकिल चलने लगती है। और इसी प्रकार करों में जब कमी हो जाती है, जब करों में कमी हो जाती है तो लोग वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं, जिनके कर में पैसे बच जाते हैं। जैसे मान लिया हमें टैक्स देना पड़ता था, मतलब 1 लाख पे 10,000 रुपये, 2,000 रुपये टैक्स पड़ जाता था। लेकिन इस समय ये 2,000 छूट हो गई, तो लोग इस 2,000 को इन्वेस्ट कर देते हैं कि किसी उपभोग वाली वस्तु को खरीद लेते हैं कि इतना पैसा बच गया है तो इसको मार्केट में मतलब खरीद लेते हैं। तो वो मांग क्रिएट होती है तो उत्पादन करने के लिए रोज़गार की आवश्यकता होती है। रोज़गार के लिए कंपनियां लोगों को हायर करती हैं, तो उनके पास भी पैसा आता है और ये पूरी पूरी साइकिल बन जाती है। ठीक है, ये पूरी साइकिल बन जाती है, जिससे जो है मंदी से निपटा जाता है और आर्थिक क्रियाएं जो है चलने लगती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि नेफेड के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1958 में हुई थी। इसका कार्य कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण, निर्यात एवं आयात करना है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी
इसका कार्य कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण और निर्यात और आयात करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी जो स्थापना हुई थी, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन एक्सपोर्ट ऑफ इन डेवलपमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि मेल्ट डाउन को संबंधित किया जाता है, मेल्ट डाउन को संबंधित किया जाता है समवृद्धि दर की गिरावट से, सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट से, आर्थिक क्रियाओं की ह्रासमान स्थिति, प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों की गिरावट से की स्थिति से। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही है, प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों की गिरावट की स्थिति से जो है मेल्ट डाउन को संबंधित किया जाता है। जब प्रतिभूतियाँ और बंध पत्रों की गिरावट हो जाती है तो उसी को कहते हैं मेल्ट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि वसूली कीमतें सामान्यतः एसएसपी से ऊंची होती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है कि समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति कृषि मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही हैं, क्योंकि वसूली कीमतें एमएसपी से ऊंची होती हैं और ये सार्वजनिक खरीद नीति के मूल्य कृषि मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वयं के बारे में पूछा गया है कि स्वयं क्या है, इसका फुल फॉर्म। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड है, या फिर बी स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड, ऑप्शन सी स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड इंस्पिरेशन माइंड, और ऑप्शन डी है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यूथ ऑफ एस्पायरिंग माइंड्स। तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। और ये 2017 में एमएचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्लास 9 से पीजी तक जो है कक्षाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, ऑनलाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि शेयर बाजार से जुड़े शब्द वेंचर कैपिटल का अर्थ है। तो वेंचर कैपिटल के बारे में बताना है कि क्या मतलब सही है। ऑप्शन ए है किसी कंपनी द्वारा धन जुटाने के लिए मौजूदा शेयर धारकों को नए शेयर जारी करने। बी है ऋण का एक साधन है, नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए जुटाई जाने वाली पूंजी। ऑप्शन डी है शेयर धारकों के बीच वितरित लाभांश। तो इसका ऑप्शन सी है, नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए जुटाई जाने वाली पूंजी वेंचर कैपिटलिस्ट के द्वारा इन्वेस्ट की जाती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र समूह सार्क का सहभागी सदस्य है। तो ऑप्शन ए श्रीलंका, मलेशिया, पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, भूटान, मॉरिशस, ऑप्शन सी बांग्लादेश, मोजाम्बिक, मालदीव, ऑप्शन डी अफ़गानिस्तान, भूटान, मालदीव। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अफ़गानिस्तान, भूटान, मालदीव, और इसके साथ साथ इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, और इसके साथ पाकिस्तान भी सम्मिलित है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी ढाका में, लेकिन इसका मुख्यालय की बात की जाए तो ये काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि ई तेक्विनी घोषणा का संबंध है। तो ऑप्शन ए ब्रिक्स बैंक से है, ऑप्शन बी G7 से है, ऑप्शन ए विश्व बैंक से है, ऑप्शन डी G20 से है। तो इसके बारे में बताना है किससे है। तो ऑप्शन सी इसका ब्रिक्स बैंक से है। ये जो डरबन में इनकी समिट हुई थी 2013 में, तो उसमें जो है ब्रिक्स बैंक डेवलपमेंट बैंक जो थी उसके संबंध में की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया था
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। केंद्र सरकार द्वारा कृषिगत उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग CACP की संस्तुतियों के आधार पर की जाती है। CACP की संस्तुतियाँ सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं, तो ये बताना है। तो ये बिल्कुल गलत है, इसका बाध्यकारी नहीं होती, ये सलाहकारी होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, इसका कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं यहाँ पे। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिएगा। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये बताना है, 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2019 में। तो यहाँ हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो गाइस इसे लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो अगला वीडियो लोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।